पिछले वीडियो में केंद्र राज्य संबंधों का टॉपिक हमने शुरू किया था और केंद्र राज्य संबंधों में मैंने आपको बताया था केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विश्लेषण पिछले वीडियो में हमने किया था, मैंने आपको विस्तार से समझाया था। और अब हम इससे आगे बढ़ते इस वीडियो में कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। केंद्र की कार्यपालिका केंद्र का प्रशासन चलाती है, राज्य की कार्यपालिका राज्य का प्रशासन चलाती है। इन दोनों में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, किस प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी संस्था हैं जो दोनों के बीच में काम करती हैं, दोनों में समन्वय का काम करती हैं। केंद्र की शक्ति राज्य के पास या राज्य की शक्ति केंद्र के पास भी जा सकती है या नहीं जा सकती। इन बातों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि संविधान का अनुच्छेद 256 ये प्रावधान करता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि संघ की शक्ति का हनन नहीं हो। अर्थात प्रत्येक राज्य अपनी प्रशासनिक शक्ति या कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्तियों का कोई हनन नहीं होना चाहिए, कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 257 ये प्रावधान करता है कि कुछ मामलों में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होगी। केंद्र को ये शक्ति प्राप्त होगी अनुच्छेद 257 के अंतर्गत कि वो कुछ मामलों में जहाँ वो अनिवार्य समझे, वो जरूरी समझे, वो राज्यों को निर्देश दे सकता है और राज्यों को केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 258 ये प्रावधान करता है कि केंद्र चाहे तो अपने कुछ प्रशासनिक दायित्व या प्रशासनिक कार्य राज्यों को सौंप सकता है। केंद्र अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने कुछ प्रशासनिक कार्यों को या प्रशासनिक दायित्वों को राज्य को सौंप सकता है। फिर राज्य उन प्रशासनिक कार्यों या दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसी में अनुच्छेद 258 क और जोड़ा गया है और अनुच्छेद 258 का ये प्रावधान करता है कि राज्य भी केंद्र की सहमति से अपने कुछ प्रशासनिक कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 258 केंद्र अपने प्रशासनिक कार्य राज्य को सौंप सकता है। अनुच्छेद 258 के राज्य भी अपने कुछ प्रशासनिक कार्य केंद्र की सहमति से केंद्र को सौंप सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में या आपस में राज्यों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है नदी जल बंटवारों का। अनुच्छेद 262 में नदी जल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि नदियों के पानी के वितरण को लेकर, विभाजन को लेकर कोई समस्या पैदा हो तो ये बोर्ड उनका समाधान कर सके। एक महत्वपूर्ण परिषद बनाई गई है अनुच्छेद 263 में, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। इसका गठन 28 मई 1990 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल तथा केंद्र सरकार के 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इस परिषद का कार्य होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच या आपस में राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान ये परिषद करती है और राज्यों के बीच एवं केंद्र राज्यों के बीच आपसी सहमति के, आपसी साझा सहयोग के क्षेत्रों का भी ये पता लगाती है। केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे प्रशासनिक संबंध हो, बेहतर समन्वय हो, इसके लिए कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई गई हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। पूरे भारत को, पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है और 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं, जिसमें पहली हम लेते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो भारत के उत्तर के जो राज्य हैं, जिनमें मुख्यतः इस परिषद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात दूसरी परिषद है
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दूसरी परिषद है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की हम बात करें तो इसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन एवं दीव, नागर, दादरा एवं नागर हवेली, ये इसमें आते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन दीव, दादरा नागर हवेली इसमें आते हैं। एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य भारत की जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है। एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसमें पश्चिम बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। एक है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, सीमांध्र आंध्र प्रदेश जिसको हम पहले कहते थे अब उसका नाम सीमांध्र हो गया, सीमांध्र तेलंगाना जो कि नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ये दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद एक और परिषद है जिसका नाम दिया गया है पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद भी इसको कह सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आपको पता है, पूर्वोत्तर के राज्य जो भारत के पूर्व और उत्तर में हैं, जिनमें 7 राज्य मुख्यतः हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। उन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, जो कि क्षेत्रीय परिषद के समान है। क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का गृह मंत्री होता है। ये खास बात है कि जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं उनका अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। इन परिषदों का जो कार्य है वो राज्यों में समन्वय स्थापित करना, अलगाववाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं पर चर्चा करना, समन्वय करना, ताकि संघवाद हमारा सुरक्षित रहे, राज्य संगठित होकर रहें। भारत में क्षेत्रीय सहयोग या भारत में आपस में राज्यों के सहयोग या केंद्र राज्य के मध्य सहयोग के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण संस्थाओं या महत्वपूर्ण आयोगों का गठन किया गया है, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं, दोनों के सहयोग के लिए काम करते हैं, दोनों के सामंजस्य के लिए काम करते हैं, दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे हमारी संघवाद की अवधारणा सुरक्षित रहती है, केंद्र राज्यों के बीच समन्वय रहता है, वहीं स्वायत्तता भी सुनिश्चित रहती है। जैसे नदी जल बोर्ड का गठन किया गया है। ये कुछ जो संस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका प्रावधान संविधान में, एक गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको वैधानिक या कानूनी संस्थाएं कहते हैं, संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। वो संस्थाएं हैं जैसे संवैधानिक संस्थाएं जिनका प्रावधान संविधान में है, उनमें नदी जल बोर्ड है, अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है और भारतीय निर्वाचन आयोग है। ये ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे आयोग हैं जो केंद्र राज्य दोनों के लिए काम करते हैं, दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं और दोनों में स्वायत्तता भी स्थापित करते हैं। अन्य कुछ संस्थाएं जिनको हम गैर संवैधानिक कहते हैं, संवैधानेतर कहते हैं, वैधानिक कानूनी संस्थाएं कहते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रशासनिक संबंधों के संचालन में, जिनमें नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है। ये भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण आयोग हैं जो केंद्र व राज्यों के बीच काम करते हैं, तालमेल स्थापित करते हैं, समन्वय भी करते हैं। ये है तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की हम बात कर रहे थे। दोनों का प्रशासन केंद्र की कार्यपालिका केंद्र का, राज्य की कार्यपालिका राज्य का करती है, लेकिन चूंकि दोनों एक ही संघ के पार्ट हैं, दोनों का एक ही संविधान है, अतः संवैधानिक दृष्टि से इनके संबंधों का संचालन जो किया जाता है वो स्वायत्तता के साथ किया जाता है, स्वतंत्रता के साथ किया जाता है, लेकिन एक दूसरे का समन्वय भी होता है, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण भी होता है और इन संस्थाओं के माध्यम से केंद्र राज्यों पर नियंत्रण भी रखता है, उनको स्वायत्तता भी देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में हमने की। अब केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बाद हम अगले संबंधों की बात करते हैं, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 क में किया गया है। अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। संविधान में केंद्र को अधिक वित्तीय शक्तियां दी गई।
के संविधान में केंद्र को अधिक वित्तीय शक्तियां दी गई हैं, परंतु साथ में ये भी प्रावधान किए गए हैं कि केंद्र अपने करों का निश्चित भाग राज्यों को देगा। निश्चित भाग राज्यों को देगा, अर्थात केंद्र के पास जो भी कर आएंगे, करों से आय होगी, उसका एक निश्चित भाग केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने से ये स्पष्ट होता है कि आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर जैसे महत्वपूर्ण कर केंद्र के पास हैं, जबकि राज्यों को चुंगी कर, विद्युत कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, आबकारी कर जैसे कम महत्वपूर्ण कर दिए गए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत संघ में जो राज्य हैं वो आर्थिक रूप से काफ़ी हद तक केंद्र पर निर्भर रहते हैं, उनकी निर्भरता रहती है, उनको वित्तीय स्वायत्ता बहुत कम है। केंद्र और राज्यों के मध्य करों का जो विभाजन किया गया है वो निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 263 ये प्रावधान करता है कि संघ के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाएंगे, मतलब संघ के द्वारा कर लगाए जाएंगे और वो राज्यों के द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कर हैं जो केंद्र के द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन उनका संग्रहण जो किया जाता है, करों का कलेक्शन जो किया जाता है वो राज्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रमुख है स्टाम्प शुल्क, जिसको हम स्टाम्प ड्यूटी कहते हैं, औषधि शुल्क, सौंदर्य प्रसाधन शुल्क। ये ऐसे शुल्क हैं जो केंद्र लगाता है लेकिन राज्य उगाते हैं, कलेक्शन करते हैं। अनुच्छेद 269 में प्रावधान है कि ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं, उद्गृहित किए जाते हैं और संग्रहित भी, अर्थात उनका कलेक्शन भी संघ के द्वारा किया जाता है, परंतु इनका पैसा संघ राज्यों को देता है। तो ऐसे कौन कौन से कर हैं जो केंद्र लगाता है, केंद्र ही उन करों को उगाता है, संकलन करता है, कलेक्शन करता है, लेकिन उनका पैसा राज्यों को देता है। जैसे कृषि आय से भिन्न संपत्ति पर कर केंद्र लगाता है, संकलन करता है, लेकिन पैसा राज्यों को देता है। उत्तराधिकार कर, समाचार पत्रों पर कर, रेल यात्री एवं रेल भाड़ा कर, रेल यात्री एवं रेल भाड़ा कर, स्टाम्प शुल्क की हमने बात की, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार पर जो शुल्क लगाता है, अंतर्राज्यीय परागमन पर शुल्क लगाता है केंद्र। ये ऐसे शुल्क हैं जो केंद्र लगाता है लेकिन राज्यों को भी पैसा इनमें से देता है। अनुच्छेद 270 में प्रावधान है कि संघ द्वारा कर लगाया जाएगा और संघ द्वारा ही उद्गृहित किया जाएगा, लेकिन उसका बंटवारा केंद्र राज्य दोनों में होगा। तो ऐसे कौन कौन से कर हैं जो केंद्र लगाता है, उनका संग्रहण भी केंद्र ही करता है, लेकिन उनका डिवाइडेशन केंद्र राज्य दोनों के बीच में होता है। जैसे संपत्ति शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर कर केंद्र लगाता है, केंद्र उगाता है, लेकिन पैसा केंद्र राज्य दोनों में डिवाइडेशन होता है। अनुच्छेद 265 ये प्रावधान करता है कि संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। भारत में जो कर लगाए गए हैं वो उनमें संशोधन करना हो या कोई नई कर लगाना हो, उसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 266 ये प्रावधान करता है कि भारत की संचित निधि का जो प्रावधान है, भारत की जो संचित निधि है उसमें से संसद की अनुमति के बिना धन नहीं निकाला जाएगा। भारत की संचित निधि है जिससे भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को वेतन भत्ते मिलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि को और भी अन्य पदाधिकारियों को। तो संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। आकस्मिक निधि का प्रावधान है, आकस्मिक निधि में भी यही प्रावधान है कि इससे धन संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता, संसद की अनुमति के बाद ही निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 275 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता दी जाएगी, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता देने का प्रावधान अनुच्छेद 275 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन की सलाह, करों के बंटवारे की सलाह राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष में देता है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये करों के प्रावधान
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, कुल 5 सदस्य होते हैं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष व सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, लेखा विशेषज्ञ आदि को बनाया जाता है। इसका कार्य केंद्र राज्यों के बीच आय के संसाधनों का, वित्तीय संसाधनों का या करों का विभाजन करना होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। इसका गठन 2017 में हुआ है। इसके अध्यक्ष NK सिंह है, नंद किशोर सिंह है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है इसके अलावा केंद्र राज्य विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, उनमें ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। लेकिन इनके अलावा एक अन्य बात पर अब हम चलते हैं। एक बहुत ही विशेष बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में अक्सर टकराव देखने को मिलता है, अक्सर विवाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी है कि केंद्र व राज्यों के बीच में जो टकराव होता है उसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं, उसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं जिनसे केंद्र राज्यों के बीच में टकराव उत्पन्न होता है, देखने को मिलता है। इनमें सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूँ, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्य में कार्य करता है, राज्य का शासन उसी के नाम से लाया जाता है। लेकिन बेसिकली राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र के एजेंट या भी करता है, प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, और वो केंद्र के कहने से अगर राज्य में अन्य दल की सरकार है तो दोनों में टकराव उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भारत में अक्सर, भारत की राजनीति में अक्सर देखने को मिला है कि केंद्र सरकारों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया और अन्य दलों की सरकारों को राज्यों से बर्खास्त किया, हटाया। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका अक्सर दुरुपयोग होता रहा है और ये एक बहुत बड़ा टकराव का कारण रहा है। वित्तीय शक्तियों का केंद्रीयकरण केंद्र के पास होता है। वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण, अधिकांश वित्तीय शक्तियाँ, महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। राज्यों को वित्तीय स्वायत्ता नहीं है, राज्यों को वित्तीय स्वायत्ता नहीं है, राज्यों को ऋण लेने के अधिकार नहीं है। अतः केंद्र के ऊपर पूर्णतः राज्यों की निर्भरता हो जाती है और केंद्र समय समय पर अगर राज्यों को पैसा नहीं देता है तो ये विवाद का कारण बनता है। अभी वर्तमान में कई राज्यों की केंद्र सरकार से शिकायतें हैं कि केंद्र सरकार हमें GST का पैसा नहीं दे रही, हमारे GST का जो पैसा बनता है वो काफ़ी टाइम से रिलीज नहीं कर रही थी। विवाद का बिंदु रहता है। मुख्यमंत्री की जांच की अनुमति केंद्र के द्वारा देना, अगर मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगते हैं तो केंद्र जांच की अनुमति देता है, तो ये भी एक टकराव उत्पन्न हो जाता है। केंद्र को ये अधिकार है कि वो राज्य में सशस्त्र सेना बल या सुरक्षा बल भेज सकता है। तो केंद्र अगर मनमर्जी से सशस्त्र व सैनिक बल भेजता है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, तो ये भी एक विवाद का कारण हो जाता है। नए राज्यों की गठन की मांग, नए राज्यों की गठन की मांग होती है। नए राज्यों के गठन पर राजनीति होती है, स्थानीय दलों का उदय होता है, केंद्र से टकराव उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। स्वार्थपरक दलगत राजनीति से भी केंद्र व राज्य दोनों के मध्य जो है टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। केंद्र राज्यों के मध्य जो ये टकराव के कारण हैं, कारक हैं, विवाद रहता है, उनको समाधान करने के लिए कुछ प्रयास भी महत्वपूर्ण किए गए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग का गठन हुआ है, जिससे अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन भी आते रहते हैं। उस आयोग का नाम है, जो आपको बताऊंगा, सरकारी आयोग। लेकिन उससे पहले कुछ और प्रयास है, हम शुरू से इनको लेंगे। जैसे पहले प्रयास की अगर हम बात करें कि केंद्र राज्यों के मध्य संबंध सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए, उनमें पहला प्रयास है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच में समस्याओं का समाधान करने, संबंध सुधारने के लिए पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक आयोग बना था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका गठन 1966 में होता है। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। लेकिन मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद
मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसने 1969 में अपनी सिफारिशें दी, अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, राज्यपाल गैर दलीय व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, राज्यों में सशस्त्र सुरक्षा बल राज्यों की अनुमति के बिना नहीं भेजने चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव इस आयोग ने दिए थे। इसके बाद राजमन्नार आयोग बना था 1969 में। राजमन्नार आयोग, इसके अध्यक्ष थे वीपी राजमन्नार। इसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 1971 में अनुच्छेद 356, 357, 365 को समाप्त किया जाए। अवशिष्ट शक्तियां या विषय राज्यों को दिए जाएं। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए। ऐसी कुछ अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए। हाँ, राज्यपाल के पद पर न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ये भी सलाह इस आयोग ने दी थी। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार दिए जाए, ये सलाह भी राजमन्नार आयोग ने दी थी। केंद्र व राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार बने, ये भी सलाह दी थी। केंद्र सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बाद बना बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग, जिसकी कई सिफारिशों को लागू किया गया, सरकारिया आयोग 1983 में बना। सरकारिया आयोग, न्यायमूर्ति RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। 1987-88 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे, ध्यान से सुनना। पहला सुझाव, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए कि भाई अब तो कोई स्थिति नहीं बची, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। न्यायाधीश तटस्थ व्यक्ति को बनाया जाए, जो किसी दल का सदस्य नहीं हो, दलीय पृष्ठभूमि उसमें नहीं हो। कुल मिलाकर राज्यपाल उस राज्य के निवासी को नहीं बनाया जाए, बाहर के राज्य के किसी निवासी को राज्यपाल बनाया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु इसमें ये सुझाव दिया गया कि राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह ले। राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति को उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। राज्य विधानसभा में बहुमत होने की स्थिति में सरकार को भंग नहीं करना चाहिए। अगर राज्य विधानसभा में सरकार का बहुमत है तो उस सरकार को भंग नहीं करना चाहिए, पूरे 5 साल कार्य कर देना चाहिए। समवर्ती सूची के विषयों को केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाने चाहिए। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों को मिलकर कानून बनाने चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का शीघ्र गठन होना चाहिए। केंद्र राज्यों के बीच सहकारी संस्था या सहयोग की संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। सरकारी आयोग ने त्रिभाषा फार्मूला, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, त्रिभाषा फार्मूला क्या था, किस आयोग ने सुझाव दिया था? तो सरकारी आयोग ने त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की बात कही थी, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और उसके साथ एक स्थानीय क्षेत्र भाषा, मतलब हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा तीनों को ही राजकाज की भाषा बनाना चाहिए। राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद का गठन होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC पहले से है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन 1952 में हुआ था। इस आयोग ने सलाह दी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद होनी चाहिए। राज्यों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ दी जानी चाहिए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लगाया जाना चाहिए। ये प्रमुख सलाह सरकारी आयोग ने दी थी। इस आयोग के अधिकांश सिफारिशों को, सलाहों को केंद्र सरकार ने मान लिया। इसके बाद एक और आयोग बना, MM पुंछी आयोग 2007 में बना। MM पुंछी, न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में आयोग बना। इसने 2010 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख थे पंचायत राज को सशक्त बनाया जाए, इसके लिए जिला स्तर पर अलग से बजट होना चाहिए। मदन मोहन पुंछी आयोग जो था उसने कहा कि पंचायत राज को सशक्त बनाया जाए और पंचायत राज के लिए जिला स्तर पर बजट बनना चाहिए, बजट के प्रावधान होने चाहिए। राज्य मिलकर नदी जोड़ो परियोजनाओं को लागू करें। सुझाव उसने दिया था। केंद्र व राज्यों के बीच सरकारी संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया। राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। केंद्रीय विधि परिवर्तन अधिकरण बनाया जाना चाहिए। ये सुझाव इसने दिए थे। इसकी सलाह को भी स्वीकार कर लिया गया।
न्यायमूर्ति मदन मोहन पंछी आयोग के बाद एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया 2005 में। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के। इसमें इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी, सिफारिशें दी, जिनमें पहली थी शासन में नैतिकता की स्थापना होनी चाहिए। शासन में नैतिकता की स्थापना होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो शासन प्रशासन है वो नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, जन सहभागिता उसमें होनी चाहिए, सचरित्रता उसमें होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता के साथ काम कर सके, भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान किया जा सके, लाल फीताशाही की समस्या का समाधान किया जा सके। तो प्रशासन में नैतिकता होनी चाहिए, सचरित्रता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सूचना के अधिकार को लागू किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सलाह इस आयोग की थी, सूचना के अधिकार को लागू किया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस की आजकल हम बात करते हैं, ई गवर्नेंस पेपरलेस डेमोक्रेसी, पेपरलेस गवर्नेंस की बात करते हैं। इसको बढ़ावा देने की सलाह इसने दी थी। वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाया जाना चाहिए, वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने की सलाह भी इस आयोग के द्वारा दी गई थी। विवादों को सुलझाने की क्षमता का निर्माण होना चाहिए, केंद्र राज्यों के बीच आपस में राज्य विवाद उत्पन्न होते हैं उनको सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। नागरिक केंद्रीय प्रशासन होना चाहिए, जन सहभागिता पर आधारित नागरिक केंद्रीय प्रशासन होना चाहिए। ये सलाह इस आयोग के द्वारा दी गई थी। तो केंद्र राज्यों के बीच संबंधों में सुधार हेतु, विवादों का समाधान करने हेतु ये आयोग बनाए गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इतनी सारी बातें आपको इन दोनों वीडियो में बताई है। अभी 2-3 वीडियो ये हो गए भारतीय संघीय व्यवस्था से लेकर केंद्र राज्य संबंध तक। आप इनको ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ को नोट करिए, कई बार सुनिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके BA सेकेंड ईयर में तो क्वेश्चन आते हैं। आगे आप कोई भी कंपटीशन देते हो तो अनेक सारे क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला टॉपिक लेकर मैं आपके सामने कल उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।